वहाँ पे खतरे का बायस बन सकते हैं, फूड सेफ्टी हैजर्ड्स का बायस बन सकते हैं, उनको मैनेज करना है। देन प्रिवेंटिंग एक्सेस। अब पेस्ट कंट्रोल और प्रिवेंटिंग एक्सेस में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जो ह्यूमंस वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी एक्सेस को देखना है कि ऐमी नहीं कि हर बंदा जो ना वो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मकसद के इधर उधर घूमता फिरे। एंट्री मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, और इसी तरीके से जो पेस्ट हैं उनके लिए भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। पेस्ट में आईपीएम जो है, आईपीएम एज यू पीपल नो दैट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको हम शॉर्ट में आईपीएम बोलते हैं। तो आईपीएम में बेसिकली हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं, लाइक फ्यूमिगेशन है, स्प्रेइंग है, फिजिकल गैजेट्स इस्तेमाल करके पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म के बेट्स वगैरह उनकी फिजिकल किलिंग करके, स्प्रेज और इलेक्ट्रिकल किलिंग के थ्रू मुख्तलिफ मैकेनिज्म हो सकते हैं। लाइक आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि एक अल्ट्रा वायलेट लाइट ब्लू कलर की इस्तेमाल होती है इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम इंसेक्टोक्यूटर या जो है वो आईपीएम गैजेट बोलते हैं। उसको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से लगाना है, ये भी इसके अंदर प्रॉपरली हर चीज़ मेंशन होगी। ठीक है, तो रैट्स के लिए केजेस कहाँ पे रखने हैं उसकी भी आईपीएम मैपिंग होगी। मैपिंग में होता है कि मैप डिजाइन किया जाता है कि कौन सा गैजेट, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी सफाई सुथराई, उसकी मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन में लाइक यूनिफॉर्म क्लीनिंग है वर्कर्स की, एरिया क्लीनिंग है, फ्लोर की क्लीनिंग है, वॉल सीलिंग की क्लीनिंग क्लीनिंग है। ठीक है, जो लाइट, आपकी लाइट्स हैं उनको क्लीन कैसे करना है, हर चीज़। फिर चीज़ों को सैनिटाइज है, सर्विसेज को सैनिटाइज करना, हैंड सैनिटाइजेशन है, इक्विपमेंट्स, टेबल्स, मशीन्स को क्लीन और सैनिटाइज करना, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। उसके बाद पर्सनल हाइजीन और एम्प्लॉय फैसिलिटीज हैं। पर्सनल हाइजीन पे तमाम पैरामीटर्स हैं, लाइक हैंड वॉशिंग है, यूनिफॉर्म है, उनकी सफाई सुथराई है, नहाना धोना है, वर्कर्स का तमाम फैसिलिटीज, रिलेटेड फैसिलिटीज होनी चाहिए। कोई ज्वेलरी तो नहीं पहननी वर्कर ने। ठीक है, वर्कर की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हेल्थ स्टेटस उसका, उसको कोई किसी किस्म की कम्युनिकेबल डिजीज ना हो। पर्सनल क्लीनलीनेस पे तमाम मेजर्स उनको अडॉप्ट करना है। फिर पर्सनल बिहेवियर दैट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर पर्सनल बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है तो जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है वो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं हो सकता। फिर चीज़ों को रीवर्क, लाइक कोई प्रोसेसिंग प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आप लेके आ रहे हैं जो एज पर स्टैंडर्ड प्रोड्यूस या उनकी वर्किंग उन पे नहीं हो सकी, उन चीज़ों को रीवर्क में कैसे लेके जाना है। प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसीजर्स, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में प्ले कर रही हैं उनका ट्रैक सिस्टम रखना है। ठीक है, सो उसके बाद वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें फीफो की इम्प्लीमेंटेशन है। प्रोडक्ट लेबलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स को मेंशन करना है। अभी जो हमने इससे पिछली ट्रेनिंग हमने की थी वो ई नंबर्स और फूड एडिटिव्स पे थी। ठीक है, तो तमाम किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर, उनके रेलिवेंट ई नंबर्स मेंशन करें। उससे रिलेटेड जो न्यूट्रिशन लेबलिंग एजुकेशन एक्ट, NLEA का जो एक्ट है, उसको प्रॉपर इन प्रैक्टिस लेके आए। ठीक है, वेयर हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स में चीज़ों की एक्सपायरी, MRD, उनकी मैनेजमेंट, उनकी फीफो के तहत उनको मैनेज करें। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल्स की सफाई सुथराई, ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हाइजेनिक सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। ड्राइवर का लाइसेंस तक तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो सकती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। अब कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कुछ आप मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी PRPs में ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर फीडबैक नंबर दिया गया होता है, टोल फ्री नंबर दिया गया होता है, जिसमें कंज्यूमर और आपका इंडस्ट्री का राबता, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का अमल है। वो सारी चीज़ें फिर प्रोडक्ट की अपडेटिंग पॉलिसी में आ जाती हैं, जिसमें FSMS को रिव्यू करके अपडेट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा ISO FSSC 22000 का स्टैंडर्ड एंड हुआ जाता है। अब हम आगे इंटरनल ऑडिटिंग की बात करेंगे। इंटरनल ऑडिटिंग इज बेसिकली ऑडिट्स आर अ वे फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू इंश्योर कंप्लायंस टू अ फंक्शन, प्रोसेस और प्रोडक्शन स्टेप। जो हमारे पास ISO 22000 का स्टैंडर्ड है, इसको इम्प्लीमेंट करना है हमने एक्चुअल वे में। उसके लिए हम अपनी एक टीम डेवलप करेंगे, एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि आपने फलाने वर्क स्टेशन पे जाके सारी चीज़ों को सेस करना है कि तमाम चीज़ें, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, तमाम चीज़ें एज पर स्टैंडर्ड चल रही हैं या नहीं। ठीक है, सो इस प्रोसेस को ऑडिट और उस फिनोमिना को हम ऑडिटिंग बोलते हैं, जिसमें
ऑडिटर देखेगा कि वेदर दी प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज आर compliant with the stated requirements in standard. So ऑडिट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, लाइक थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी और इंटरनल ऑडिट्स। थर्ड पार्टी ऑडिट क्या है? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं फॉर ऑडिट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस मे बी फॉर सर्टिफिकेशन ऑडिट। फॉर एग्जांपल, आपने ISO 22000 को इम्प्लीमेंट करना है तो किसी सर्टिफिकेशन बॉडी को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करें और हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। सो दैट इज थर्ड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट में सप्लायर ऑडिट हो सकता है, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर रिलेशनशिप है, या आप जिस भी बिजनेस से या जिस भी इंडस्ट्री से अपना रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री के बिहाफ पे उस कंपनी या उस सर्विस हाउस का ऑडिट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेकंड पार्टी और सर्विस ऑडिट। उसके बाद इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में जो आपका एम्प्लॉय है उस प्रोजेक्ट के लिए जिसको आपने डेजिग्नेट किया या हायर किया है, दैट मे सर्व एज इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो आप मतलब इंडिपेंडेंट चीजें बयान नहीं कर सकता। हाउएवर ही और शी मस्ट प्लेस इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस। लेकिन इसमें बायसनेस का कुछ संदेशा होता है कि अगर इंटरनल ऑडिटर कुछ चीजें बता दे कि जी यहाँ पे चीजें प्रॉपर नहीं चल रही, तो वह मुमकिन है कि बॉस उससे नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ फर्म और कंपनी हु एग्जीक्यूट एन ऑडिट। जो ऑडिट परफॉर्म करता है, जो असेस करता है चीजों को, वो ऑडिटर कहलाता है। इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी के अपने बिहाफ पे काम करता है। ऑडिटी इज अ फर्म दैट इज बीइंग ऑडिटेड। वो फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई सर्विस प्रोवाइडर हाउस हो सकता है। उसके बाद अब इसमें प्लान डू चेक एक मैकेनिज्म है जिसके तहत ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। लाइक प्लानिंग में आप क्या होगा? एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव और डिफाइन द स्कोप ऑफ द ऑडिट एंड क्रिएट एन एनुअल शेड्यूल। Selecting and training of the internal auditors are also key components of the planning step. अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है हमने, जिसपे हम स्कोप वजह करेंगे कि हमने ऑडिट में क्या क्या चीजें सेस करनी है, उसका शेड्यूल मेंटेन करना है, मैकेनिज्म डेवलप करना है ऑडिट करने के लिए, ठीक है। ऑडिटर की जितनी भी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इसी में प्लानिंग में ही आएंगी। फिर डू में क्या है? चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, देखना है सिस्टम पे जाके, हर स्टेशन पे, हर प्रोसेस पे, हर लाइन पे जाके देखना है कि सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों की हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है कि नहीं प्रोसेसेस की, या जो स्टैंडर्ड्स सिस्टम के अंदर बयान किए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स को एज इट इज इम्प्लीमेंट वर्क स्टेशन पे या प्रोसेस पे किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। अब उसको डू में उसको स्टेट करने के लिए जो ना मुख्तलिफ किस्म की नॉन कन्फॉर्मिटीज के थ्रू उनको स्टेट किया बयान किया जाता है कि मीन्स ऑडिट की क्लासिफिकेशन कैसे है। ऑडिट को क्रिटिकल कहा जा सकता है, मेजर या माइनर नॉन कन्फॉर्मिटीज के तहत डिस्क्राइब किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर ने ऑडिट किया, उसने जो रिपोर्टिंग करनी है अपने बॉस को, उसने बताना है कि ऑडिट की जो ऑब्जर्वेशन है वो क्रिटिकल लेवल में फॉल करती हैं, मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी या माइनर नॉन कन्फॉर्मिटी में फॉल करती हैं। देन चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। ऑडिटर ने ऑडिट करके रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद उसने चेक एंड बैलेंस भी मेंटेन करना है कि आइदर मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, जो चीज़ें समझाई हैं फलाने वर्किंग स्टेशन पे या फलाने वर्कर को जाके, क्या वो उसमें जो नॉन कन्फॉर्मिटीज जो सामने आई थी, असेसमेंट जो थी, क्या उनको एज पर स्टैंडर्ड मॉडिफाई किया गया है, उनको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इस पे चेक एंड बैलेंस मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। जो उसके अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो सामने हैं, उनको एज पर स्टैंडर्ड उनको एड्रेस किया जा रहा है या नहीं। एक्ट में क्या है? बेसिकली एक्ट अपॉन करना है कि फॉलो अप दी with the corrective actions in the check step and verify that the corrective actions are effective and will prevent future reoccurrence or not। उसमें जो इश्यूज हैं उनको आफ्टर करेक्टिव एक्शन देखना है, उस पर सर्विलेंस रखनी है कि क्या दोबारा तो